बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कराची के बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। नेपरा को बिजली ₹2.69 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। के इलेक्ट्रिक ने दरख्वास्त जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की। हतमी फैसला वजारत तवानाई, हुकूमत पाकिस्तान और नेपरा अथॉरिटी करती है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 28 फरवरी को समाअत करेगा। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि बिजली एक मरतबा फिर महंगी हो सकती है। कराची के बिजली सार्फिन के लिए ये बुरी खबर सामने आई है। नेपरा को बिजली ₹2.69 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दी गई है। के इलेक्ट्रिक ने दरख्वास्त जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी है। हतमी फैसला वजारत तवानाई, हुकूमत पाकिस्तान और नेपरा अथॉरिटी करती है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 28 फरवरी को समाअत करेगी। आपको बताएं कि बिजली एक मरतबा फिर महंगी होने जा रही है। हो सकता है कि ₹3 के करीब बिजली जो है फी यूनिट मजीद महंगी हो जाए। हतमी फैसला वजारत तवानाई के हाथ में है। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान और नेपरा अथॉरिटी भी ये फैसला करेंगी। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 28 फरवरी को समाअत करेगी। कराची के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर है। नेपरा को बिजली ₹2.69 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त भिजवा दी गई है। के इलेक्ट्रिक ने दरख्वास्त जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की है। हतमी फैसला वजारत तवानाई, हुकूमत पाकिस्तान और नेपरा अथॉरिटी करती है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 28 फरवरी को समाअत करेगा। कराची के बिजली सारिफिन के लिए बुरी खबर है। एक बार फिर से बिजली जो है वो महंगी हो सकती है। नेपरा को बिजली ₹2.69 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त की गई है, जबकि दरख्वास्त पर समाअत जो है 28 फरवरी को होगी। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा कि एक बार फिर से बिजली महंगी होने जा रही है। जी, यहाँ पे अगर देखा जाए कराची के अवाम के लिए बुरी खबर है कि यानी कराची की बिजली सार्फिन के लिए देखा जाए जनवरी के लिए के इलेक्ट्रिक ने जो है फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज की मद में ₹2.69 इजाफे की जो है वो दरख्वास्त नेपरा को दायर कर दी है। और नेपरा तकरीबन जो है 28 फरवरी को जो है इसकी समाअत करेगा। समाअत के बाद फैसला किया जाएगा। इसके साथ ही जो समाई एडजस्टमेंट है ₹7.36 के जो इजाफे की है वो भी उसमें समाअत की जाएगी, जो कि 28 फरवरी की होगी। और यहाँ मजमूई तौर पर जो केएलएचटी की जानिब से जो ये दरखास्त की गई उसमें बताया गया है कि जो सेंट्रल परचेजिंग पावर कंपनी से जो बिजली खरीदी गई है दिसंबर के मुकाबले जनवरी में, वो महंगी है, वो 67% महंगी है, जिसकी वजह से फी यूनिट तकरीबन जो है ₹2.36 का इजाफा हो जाएगा। और जो इसका इजाफा है वो नेपरा की मंजूरी के बाद अवाम पे मुंतकिल किया जाएगा। और जो नेपरा है वो 28 फरवरी को समाअत करेगा। समाअत के बाद जो इसकी फैसला होगा, उसके बाद जो अगले महीने की जो बिल होगा उसमें जो जनवरी की जो फ्यूल एडजस्टमेंट है वो लग कर आएगी। जी, नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत जो है 28 फरवरी को करेगी। बहुत शुक्रिया अशरफ खान। मेमन गोट में 3 फार्म हाउसेस पर डाकुओं की बड़ी वारदात। मुलजिमान ने तीनों 60 से ज्यादा बकरे और बकरियां और दीगर कीमती सामान चुरा लिया है। मुलजिमान ने असलहे के जोर पर हमले को यरगमाल बनाकर उनके हाथ पांव बांधकर कमरों में बंद कर दिया। जी हाँ, ये बड़ी वारदात जो है मेमन गोट में हुई है। 3 फार्म हाउस पर डाकुओं ने ये वारदात की है और मुलजिमान ने तीनों फार्म हाउसेस में मौजूद 100 से ज्यादा सोलर प्लेट्स, 60 से ज्यादा बकरियां और दीगर कीमती सामान भी ले लिया है। मुलजिमान ने असलहे के जोर पर अमले को यरगमाल बनाकर उनके हाथ पांव बांधकर कमरे में बंद कर दिया। बात करेंगे जावेद कायम खानी से। जावेद, बात बताइएगा, ये बड़ी वारदात सामने आई है। बिल्कुल जी, ये रात के औकात वारदात का वाक़या पेश आया है और ये मेमन गोट यानी कि कराची का मुज़ाफ़ाती इलाका है और ये फार्म हाउसेज वहाँ पर बने हुए प्राइवेटली तौर पर, निजी तौर पर। उनके अंदर जो है ये 3 फार्म हाउसेज के अंदर जो है इस तरह की वारदात हुई है और तकरीबन 25 के करीब मुलजिमान थे जो अंदर दाखिल हुए इन फार्म हाउसेज में। और जो अमला मौजूद था चौकीदारी पर या वहाँ पर जो भी काम करने वाले लोग थे, तमाम को जो है वो एक ही कमरे में बंद करके यरगमाल बनाकर जो है तमाम तर तसल्ली के साथ सुबह 5 बजे तक जो है ये कार्रवाई की गई है। और 100 से ज़ायद सोलर प्लेट्स में से तकरीबन लेकर गए अपने 7 सोलर प्लेट्स वहाँ पर नफ्स थी बिजली के निज़ाम के लिए। और 60 से ज़ायद बकरियाँ मवेशी जो वहाँ मौजूद थे और दीगर सामान जो है वो गाड़ी के अंदर लोड करके लेके गए। बाकायदा जो अमला और वहाँ काम करता है उनके पास जो मोबाइल फ़ोन्स थे और जो उनकी कीमती चीज़ें उनके पास मौजूद थी और तमाम भी जो है वो तसल्ली से लिए। जावेद, ये बताइएगा कि पुलिस की जानिब से क्या कोई मौक़िफ़ सामने आया इस पर? बिल्कुल जी, ये वारदात रिपोर्ट होने के बाद जो है वो पुलिस ने
فوری طور پر جو ہے شہر کی ناکہ بندی کی اور اس کے بعد جو ہے وہ ملزمان کی تلاش شروع کی، جس پر انٹیلیجنس معلومات پر پولیس کو کراچی سے خارجی راستے سے باہر جانے کی اطلاعات موصول ہوئی اس حملے کی جو واردات کے اندر ملوث تھا اور گاڑی کے ساتھ جو گئے، لیکن ان کے ملزمان جو ہے وہ کراچی میں بھی موجود ہیں۔ گاڑی جو لوڈ کی گئی تھی اسے کراچی سے باہر بلوچستان کی جانب لے جایا گیا، جہاں پر پولیس نے جو ہے وہ کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کیا ہے اور گاڑی بھی قبضے میں لے لی اور اس میں موجود جو سامان ہے وہ بھی برآمد کر لیا، وہاں سے واردات کے دوران جو لوٹا گیا تھا۔ اب جو اس کو واپس کراچی لانے کے لیے جو ہے وہ قانونی کارروائیاں مکمل کی جا رہی ہیں اور آج رات میں کسی پیر جو ہے ملزمان کو جو سامان برآمد کیا گیا وہ اور گاڑی جو جس میں گاڑی کے اندر لوڈ کیا گیا تھا سامان تمام کو کراچی میمن تھانے منتقل کیا جائے گا۔ جی پولیس کی جانب سے کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بہت شکریہ جاوید قائم خانی۔ کراچی پولیس چیف کے دفتر پر حملے کے بعد سندھ پولیس متحرک ہو گئی۔ پولیس اہلکاروں کے دوران ڈیوٹی سمارٹ فون کے استعمال پر پابندی عائد کی گئی۔ یہ اقدام دوران ڈیوٹی پولیس افسران اور اہلکاروں کے سمارٹ فون کے استعمال میں مصروف پانے جانے پر اٹھایا گیا ہے۔ جی بالکل، آئی جی سندھ آفس کی جانب سے سمارٹ فون کے استعمال پر پابندی کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اب سندھ میں تمام پولیس اہلکار دوران ڈیوٹی سمارٹ فون استعمال نہیں کریں گے۔ حکم نامے کے مطابق وہ اہلکار موبائل فون استعمال نہیں کریں گے جو فیلڈ سیکیورٹی ڈیوٹی پر ہوں گے۔ جو افسر یا اہلکار دوران ڈیوٹی سمارٹ فون استعمال کرتا ہوا پایا گیا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ حکم نامہ مجاز اتھارٹی کی منظوری سے جاری کیا گیا ہے، جس کے نقول سندھ میں تعینات تمام ایڈیشنل آئی جیز، ڈی آئی جیز، ایس ایس پیز، ڈی آئی جیز ہیڈ کوارٹرز کو بھیج دی گئی ہیں۔ سندھ پولیس کے ادارے اسپیشل برانچ نے سندھ سیکریٹریٹ کی سیکیورٹی کا پول کھول دیا۔ سیکریٹریٹ میں واک تھرو گیٹ، واچ ٹاور سمیت زیادہ تر سیکیورٹی نظام ناکارہ نکلے۔ پابندی کے باوجود سندھ سیکریٹریٹ میں اسلحے سے لیس افراد دندنانے لگے۔ اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے مطابق سندھ سیکریٹریٹ کے 6 واک تھرو گیٹس میں سے 2 ناکارہ ہیں، جبکہ 5 واچ ٹاور کام نہیں کرتے اور 130 آگ بجھانے کے فائر فائٹنگ آلات بھی کسی کام کے نہیں۔ اس کے ساتھ سیکریٹری کے 10 میٹل ڈیٹیکٹر میں سے 6 اور 4 وہیکل انسپیکشن سسٹم بھی خراب ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سندھ سیکریٹریٹ کے 2 ہائیڈرولک وہیکل ناکارہ ہیں اور باربڈ ریزر وائر ٹوٹی ہوئی ہے۔ سیکریٹری کے 6 خفیہ کیمرے، 5 کمیونیکیشن سسٹم، الارم سسٹم اور لائٹ کا نظام بھی خراب ہے۔ رپورٹ کے مطابق سیکریٹریٹ میں ایویکیویشن نظام، فرسٹ ایڈ باکس بھی موجود نہیں ہے۔ سیکریٹریٹ میں پولیس، اسپیشل برانچ اور ٹریفک کے 82 اہلکاروں کی پوسٹیں ہیں۔ سندھ سیکریٹریٹ میں ڈی ایس پی کی 1 پوسٹ 1 ماہ سے خالی پڑی ہے۔ وزراء اور سیکریٹریز کے علاوہ باقی تمام گاڑیوں کے سندھ سیکریٹریٹ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ سیکریٹریٹ کے داخلی دروازوں پر بیگیج اسکینر اور ایکسپلوسیو ڈیٹیکٹر موجود ہی نہیں۔ سندھ سرکار کی جانب سے پابندی عائد کرنے کے باوجود پولیس کی موبائل میں سول ڈریس میں اسلحے سے لیس اور بلیک شلوار قمیض میں بڑی تعداد میں لوگ آزادانہ انداز میں گھوم رہے ہیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ برنس روڈ بندش کیس پیش رفت عدالت سے فوڈ اسٹریٹ کے لیے برنس روڈ کی سڑکیں بند کرنے کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کو 2 دن میں برنس روڈ کی سڑکیں کھولنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ جی ہاں، انتظامیہ کی جانب سے یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ سڑکوں کو 2 دن میں کھولا جائے۔ برنس روڈ بندش کیس پیش رفت عدالت نے فوڈ اسٹریٹ کے لیے برنس روڈ کی سڑکیں بند کرنے کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا۔ انتظامیہ کو 2 دن میں برنس روڈ کی سڑکیں کھولنے کا حکم بھی دے دیا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے طاہا ملک سے۔ طاہا، بتائیے گا۔ جی بالکل، سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے بنس روڈ کے جو علاقہ مکین ہیں ان کی درخواست کو منظور کر لیا گیا ہے اور بنس روڈ سے جو متعلقہ سڑک ہے اس کو جو شام میں بند کر دیا جاتا تھا اس کو بند کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی واپس لے لیا ہے، منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 2 دنوں کا ٹائم دیا گیا ہے انتظامیہ کو تاکہ جو سڑک سے متعلق جتنے بھی سائٹ پر اسٹالز ہیں یا پھر تجاوزات ہیں ان کو ہٹا کر کے سڑک کو کلیئر کیا جائے اور جو ٹریفک کے لیے بحال کیا جائے۔ ساتھ ہی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ٹریفک یہ سڑک بند ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ ٹریفک جو ہے وہ متعلقہ سڑکوں پہ جو آس پاس کی سڑکیں ہیں، مجینہ روڈ ہو یا پھر آئی چندی گڑھ روڈ ہو، وہاں پر نظر آتا تھا۔ اس ٹریفک کو بھی کم کیا جا سکے گا اس سڑک کو کھولنے کے بعد۔ جی بہت شکریہ طاہا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس میں جاری ضیاء محی الدین فیسٹیول کے پہلے روز کا آخری سیشن جاری ہے۔ اسٹوڈنٹس ایڈمیشن، یہ تھیٹرز، یہ جتنے کام ہیں یہ آپ کریں گے اور میں اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کروں گا، یہ آپ کی پوری ڈسکریشن پر ہے۔
लेकिन इसको चलाना कैसे है, पैसे कैसे जमा करने हैं, मैनेजमेंट क्या होगा, रूल्स क्या होंगे, ऑडिट फाइनेंस क्या होगा, प्रोसीजर्स क्या होंगे, ये चीज़ें आप मेरे ऊपर छोड़ते कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने इन जनाब को एज एन इंटरमीडियरी और मैंने कहा कि मैं तो बहुत डरता हूँ ज़ियाउद्दीन साहब से, तुम्हारे बहुत पुराने उनके साथ ताल्लुकात हैं, तो जाके ये उनको कहो। और वो हमेशा मेरी बात मानते थे, मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे ख़ुद बड़ा ताज्जुब है कि जो भी उनको मैं प्रपोजल देता था या बोर्ड में जाने से पहले मैं चाहता था कि ही वाज प्रेसिडेंट तो मैं उनसे मशवरा कर लूँ, तो जो भी उनको मैं कहता था कभी उन्होंने ना नहीं की। ये मेरे लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है कि इस जैसा शख्स जो है वो किसी बात पे डिसएग्री नहीं कर रहा। नसीर साहब आ गए तो मेरा ख्याल है उनको मौका ये नसीरुद्दीन शाह साहब, ये स्क्रीन मुझे फ्रीज लग रही है, इज ही देयर? और नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में जारी ज़िया मोइनुद्दीन फेस्टिवल के पहले रोज़ का आखिरी सेशन जारी है। डिजिटल मरदमशुमारी का ऑनलाइन फॉर्म पेचीदा और मुश्किल होने की वजह से ऑनलाइन मरदमशुमारी अदम दिलचस्पी और सुस्त रवि का शिकार है। 3 दिन में पूरे मुल्क से 15,000 अफराद ने बामुश्किल रजिस्ट्रेशन करवाई है। कराची के अक्सर शहरी तो ऑनलाइन मरदमशुमारी से बेखबर निकले। हुकूमत ने अवाम की रहनुमाई और तरीक़ेकार समझाने के लिए तशहीरी मुहिम चलाए बगैर मुल्क में पहली डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज़ तो कर दिया, मगर पेचीदगियों के बायस ये ऑनलाइन मरदमशुमारी शहरियों को अपनी तरफ मुतवज्जा ना कर सकी। ऑनलाइन फार्म इतना पेचीदा और मुश्किल है कि जिसे अवाम समझने से कासिर हैं। मुल्क में डिजिटल मरदमशुमारी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पहला मरहला अवाम की अदम दिलचस्पी का शिकार है, और तो और कराची के अक्सर शहरी ऑनलाइन मरदमशुमारी से ही बेखबर निकले। नहीं, अभी तक रजिस्ट्रेशन कोई मैसेज वगैरह भी नहीं आया किसी चीज़ का, ना आधार का ना कुछ। मरदमशुमारी की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है? नहीं, इसके हवाले से मुझे कोई मालूमात नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं है और कोई इस तरीके की अवेयरनेस वगैरह नहीं हुई है अभी तक। इदारे शुमारियात के डायरेक्टर मुनव्वर अली घांगरो के मुताबिक अब तक 10 से 15,000 खानदानों की रजिस्ट्रेशन हुई है। अलबत्ता अवाम की सहूलत के लिए कॉल सेंटर भी कायम किया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में मुश्किलात की सूरत में अवाम मज़कूरा कॉल सेंटर पर कॉल कर सकते हैं। 7वीं मरदमशुमारी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मरहला 3 मार्च तक जारी रहेगा। कैमरामैन असगर हुसैन के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। मरदमशुमारी से मुतालिक शहरियों में आगाही पैदा करने के लिए MKM की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में रहनुमाई कैंप कायम किए गए हैं, जहाँ शहरियों को डिजिटल मरदमशुमारी से मुतालिक आगाही फराहम की जा रही है। हमारे नुमाइंदे शोएब मुख्तार इस वक्त औरंगी टाउन में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। शोएब, बताइएगा। MKM पाकिस्तान की जानिब से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मरदमशुमारी से मुतालिक शहरियों में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही पैदा करने के लिए कैंप लगा दिए गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ औरंगी टाउन के एक कैंप में। यहाँ पर जो है डिजिटल मरदमशुमारी से मुतालिक शहरियों में आगाही जो है वो फराहम की जा रही है शहरियों को। हमारे साथ इस वक्त MKM के कुछ ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे। ये बताइएगा कि कैंप लगाया है आपने, तो क्या अभी डिजिटल मरदमशुमारी जो है उसमें कोई मसाइल का तो सामना नहीं है आप लोगों को? अच्छा देखें, बिल्कुल मसाइल तो आएंगे। पहली दफ़ा पाकिस्तान में डिजिटल मरदमशुमारी का इनेकाद किया गया है। पहली दफ़ा ये कोशिश की जा रही है कि सही तरह लोगों को गिना जा सके, तो यकीनन परेशानी आएगी, प्रॉब्लम आएगी। 20 तारीख को स्टार्ट होना था, पहले तो ये हुआ कि पूरा दिन ये खुली ही नहीं, लोगों तक इसकी अप्रोच नहीं हो सकी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह खुल रही है, और खुलने के बाद फिर लोगों को ज़ाहिर है कोड आता है, उस कोड से फिर वो उनको सिम में वो उसका कोड लेना पड़ता है, एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर से लोगों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। उस अवेयरनेस की ही वजह से, ना होने की वजह से, हमने कैंपिंग का इनेकाद किया अपने शहर में मुख्तलिफ इलाकों में, ताकि उनको अवेयरनेस दी जा सके और उसको सही तरह से फिर गिनवाने में उनकी मदद की जा सके। जी हाँ, आप बताइएगा इसके साथ साथ क्या मज़ीद आप लोग घर घर जाकर भी मुहिम का भी आगाज़ करने वाले हैं मरदमशुमारी के सिलसिले में? इंशाल्लाह ताला आज हम लोग ये कैंप का आगाज़ किए इंशाल्लाह ताला कि आगाही मुहिम आज से शुरू हो गया है, और जितने भी हमारे MKM के जितने वर्कर हैं ये सब हम डोर टू डोर जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो कराची का जो एक बहुत बड़ा एक मसला रहा है गिनती के हवाले से ना, कि मरदमशुमारी में सही गिनती की जाए ना, इसके हवाले से हमारे पूरे कराची के तमाम कारकुनान ज़िम्मेदार बिल्कुल मुतहर्रिक है,
और औरंगी टाउन के बिलखुसूस जितने भी हमारे वर्कर हैं, कल से इंशाल्लाह ताला डोर टू डोर जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और गिनती पूरी करवाने में इंशाल्लाह ताला अपना पूरा रोल अदा करेंगे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि डिजिटल मरदमशुमारी से मुतालिक जो है इनको भी शिकायतें हैं, पोर्टल ना खुलने से मुतालिक बहुत से मसले मसाइल जो है वो सामने आ रहे हैं। कल से जो है वो ये मुख्तलिफ इलाकों में जो है औरंगी के अहाते में आने वाले इलाकों में ख़ास तौर पर जो है घर घर जाकर जो है शहरियों में आगाही पैदा करने के लिए बाकायदा तौर पर मुहिम का भी आगाज़ करेंगे। जी, औरंगी टाउन में इंसदाद तजावुज़ात कार्रवाई के दौरान कब्ज़ा माफिया का हमला, मीडिया वर्कर्स समेत 13 अफराद ज़ख्मी हो गए। ऑपरेशन में पुलिस और रेंजर्स मौजूद नहीं थी। औरंगी टाउन गुलशन नज़हत में 2 एकड़ रकबे पर कायम तजावजात के खिलाफ कार्रवाई KMC अमले को भारी पड़ गई। शदीद पथराव और फायरिंग शुरू कर दी गई। महकमा दाखिला को लिखे गए खत के बावजूद पुलिस और रेंजर्स मौजूद नहीं थी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर औरंगी मोहम्मद रिजवान के मुताबिक पुलिस ने मौके पर मौजूद होने की यकीन दहानी कराई मगर नहीं पहुंची। लेकिन हमारे 4-5 थाने लगते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थाना चेंज होता जाएगा। लेकिन पाकिस्तान बाजार थाने के मोबाइल यहाँ पर मौजूद नहीं है, कहने के बावजूद कि हम आएंगे। 150 के करीब है यहाँ पर जो पहले मरहले में हम कर रहे हैं। उसके बाद बाकी हमने इनको बहुत मौका दिया, अखबारात में इश्तहार भी दिए कि आके आप अपना ये साबित करें कि मकसद इनकी मिल्कियत किस तरह से, इनको किन लोगों ने या किन सोसाइटी ने डॉक्यूमेंट्स दिए ताकि हम उस सोसाइटी के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकें। इलाके में मजमूई तौर पर 5000 एकड़ रकबे की सरकारी इराजी पर जाली स्कीम के जरिए कब्जा किया जा रहा है। कैमरामैन काशिफ अली के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। गुलिस्तान में 12 से 14 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया, सड़क बंद करके नारे लगाए। फातिमा सलीम की रिपोर्ट देखिए। लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का पारा हाई। गुलिस्तान जौहर में शहरियों का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने एहतजाजन सड़क ब्लॉक कर दी और के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि पिछले 6 माह से इलाके में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली के बिल बाकायदगी से भरने के बावजूद भी बिजली फराहम नहीं की जाती। हमारे यहाँ 95% स्टार कस्टमर्स हैं जिनके साथ ये इस तरह कर रहे हैं। हालांकि इनके चार्टर में भी है कि जो बिल पेयर है उसे नॉन स्टॉप बिजली देनी है, लेकिन ये मुस्तकिल जो है वो हमारे साथ ज़्यादती किए जा रहे हैं। हमारी वजह से देखें ट्रैफिक को भी प्रॉब्लम है, तो इस तमाम मुश्किलात का एहसास हमें भी है, लेकिन इदारे को भी चाहिए कि इलेक्ट्रिक अपने चार्टर के मुताबिक हमारे साथ ट्रीटमेंट करे। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली ना होने की वजह से पानी की मोटर भी नहीं चल पाती है। जनरेटर की हम कम से कम 50 से 60 लीटर के पेट्रोल के बिल हम भरते हैं। यूपीएस हमारे फेल हो चुके हैं। अब हम ये सोच रहे हैं कि क्या हम अपना ही एक एटॉमिक पावर हाउस बनाएं जिसमें अपनी बिजली जनरेट करें, क्योंकि इन नाहल लोगों ने तो कुछ नहीं देना। मुजाहिरीन ने इंतजामिया के सामने अपने मुतालबात रखते हुए अपील की है कि खुदादार बिजली की फरहमी को यकीनी बनाया जाए और शहरियों की मुश्किलात में किसी हद तक कमी लाई जाए। कैमरामैन असगर के हमरा फातिमा सलीम, सिटी 21। और नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने कराची बार के ओहदेदारों को आज़ाद कश्मीर दौरे की दावत दे दी। कहते हैं कि इंसाफ के हुसूल के लिए कराची बार की खदमात नाकाबिले फरामोश है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कराची सिटी कोर्ट का दौरा किया। कराची बार के सदर आमिर सलीम, जनरल सेक्रेटरी वकार आलम अब्बासी और दीगर मेंबरान ने सरदार तनवीर इलियास का इस्तकबाल किया। वकला से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान का कहना था कि कराची पाकिस्तान का चेहरा है और पाकिस्तान हमारा ईमान है। 35 ए और 370 प्रिंसली स्टेटस जो कश्मीर का ख़त्म हुआ, उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि वकला के लिए, मैं अभी अमर साहब चूँकि पास बैठे थे, हमारा आप लोगों के साथ पहले सेशन नहीं हुआ, हम साफियों का ग्रुप बाहर भेजेंगे, वकला के जाएंगे, आप उस बोर्ड में भी होंगे जहाँ पे लोगों को सख्त करेंगे। तकरीब में कराची बार के सदर और दीगर वकला ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की सिटी कोर्ट आमद को खुश आइंद करार दे दिया। 16 डिफरेंट आर्टिस्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किए, फन पारे रखे, स्कल्प्टर्स भी हैं, पेंटर्स भी हैं, सिरामिक का काम है, ये जो छोटी मिनिएचर पेंटिंग्स हैं वो भी हैं। लेकिन फिर वक्त हालात के साथ कुछ इस तरह हुआ, लेकिन हमने फिर इसको दोबारा रिवाइव किया है और मैडम सेक्रेटरी की मेहरबानी, उन्होंने हमें ये स्पेस दिया और इंकरेज किया। उसकी रिजल्ट ये है कि आज हम एक पहली एक्टिविटी कराची कर रहे हैं जो कि पूरे सिंध चैप्टर को हमने कवर किया है। तकरीब के इख्तिताम पर कराची बार एसोसिएशन के मेंबरान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को गुलदस्ता पेश किया गया और अजर का तोहफा दिया गया। कैमरामैन इब्राहिम के हमरा शहरियार सिद्दीकी, सिटी 21।
कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करेंगे। डॉलर सस्ता होने पर मकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोने की कीमत 1400 रुपये कमी के बाद 1,95,600 रुपये पर आ गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक डॉलर सस्ता होने पर मुकामी सराफा मार्केट में सोना सस्ता हो गया, जिससे मुकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 1400 रुपये सस्ता होकर 1,95,600 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1201 रुपये कमी से 1,67,685 रुपये का हो गया। रुपए की कदर में भी बेहतरी आई है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 61 पैसे से पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में यूरो 1.5 रुपये और बरतानवी पाउंड 4 रुपये महंगा हो गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक रुपए की कदर में बेहतरी देखी गई। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में 61 पैसे कमी हुई, जिससे इंटरबैंक में डॉलर 262 रुपये 51 पैसे से कम होकर 261 रुपये 90 पैसे पर बंद हुआ है। कहेंगे मिनी बजट महंगाई के साथ मईशत पर मनफी असरात मुरतब करेगा। कराची चैम्बर के सीनियर नायब सदर ने कहा है कि पहले पेट्रोल और डीजल बम गिराया गया और अब मिनी बजट को बोझ डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि जब सेल्स टैक्स 17 से 18% होने से हर अशिया की कीमत बढ़ गई हैं। बात करेंगे इस हवाले से अशरफ खान की रिपोर्ट देखते हैं। चैम्बर ने मिनी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। कराची चैम्बर सीनियर नायब सदर तौसीफ अहमद ने कहा कि पहले ही मईशत का बुरा हाल है। दरामदी खाम माल क्लियर न होने से इंडस्ट्री की पैदावार 50% रह गई है। तौसीफ अहमद ने कहा कि उस पर पेट्रोल और डीजल बम गिरा दिया गया, उसके बाद मजीद मिनी बजट का बोझ डाल दिया गया। साफ कहा कि सेल टैक्स 1% बढ़ाकर 18% कर दिया गया, जिससे महंगाई मजीद बढ़ेगी। मईशत का तो पहले ही बुरा हाल है। इंडस्ट्री LCs ओपन नहीं हो रही, इंडस्ट्रीज़ 50% कैपेसिटी पे चल रही हैं। उसके बाद फिर ये पेट्रोल बम और डीजल बम गिरा दिया गया, उसके बाद मिनी बजट आ गया। आपने जो 1% अक्रॉस द बोर्ड सेल्स टैक्स इंक्रीज़ किया है अक्रॉस द बोर्ड, उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। सीनियर नायब सदर कराची चैम्बर ने कहा कि ये सब कुछ हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर किया। कहा कि जो टैक्स नहीं देता उनको टैक्स नेट में लाने के बजाय टैक्स देने वालों पर ही बोझ डालना गलत है। अब ये जो भी कुछ भी इन्होंने किया ये IMF के मुतालबे के ऊपर किया, IMF की डिमांड को पूरा करने के लिए किया। लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है कि अगर 170 अरब रुपए का इन्होंने टैक्स लगाना ही था तो ये उन पे लगाते जो ऑलरेडी टैक्स नेट से बाहर हैं। इन्होंने उसी टैक्स पेयर को बर्डन किया जो ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं। कराची चैम्बर के सीनियर नायब सदर ने सवाल उठाया कि बताया जाए जो 10-10 गाड़ियां रखते हैं और कई बंगले हैं मगर टैक्स नहीं देते, उनको टैक्स नेट का बोझ नहीं डाला जाता। साफ कह दिया टैक्सों से मजीद बोझ से मईशत मजीद बैठ जाएगी। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात का गिरान फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को वार्निंग जारी। मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात का गिरान फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को वार्निंग जारी। मुनाफाखोर ज़ख़ीरा अंदोज़ों को सरकारी निर्ख पर अशिया फरोख्त करने का हुक्म दे दिया गया। जी हाँ, मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात का गिरा फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को वार्निंग जारी कर दी गई है। मुनाफाखोरों ज़ख़ीरा अंदोज़ों को सरकारी निर्ख पर अशिया फ़रोख्त करने का भी हुक्म जारी कर दिया गया। ये हुक्म जारी कर दिया गया है। मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को सरकारी निर्ख पर अशिया फ़रोख्त करने का ये हुक्म जारी किया गया है। आपको बता रहे हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात का मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। मुनाफाखोरों ज़ख़ीरा अंदोज़ों को सरकारी निर्ख पर अशिया फ़रोख्त करने का भी हुक्म दे दिया गया। वफाकी वज़ीर फैसल सब्ज़वारी ने कहा है कि मुल्क के मुआशी मसाइल कबल अज़ वक्त इलेक्शन से भी हल नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म को बंदरगाहों के मसाइल से आगाह कर चुका हूँ। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। मुकामी होटल में पाकिस्तान लीडरशिप कन्वर्सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वालों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब और मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर फैसल सब्ज़वारी का कहना था कि हुक्मरानों को इलेक्शन में कामयाबी के लिए इस बात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो मुल्क की मईशत का ख़राब चेहरा पेश करें, जबकि क़ब्ल वक्त इलेक्शन करवाने से भी माशी मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। जो इकनॉमिक आपकी चीज़ें हैं वो दुरुस्त रहें। किसी सियासतदान को ये आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि फंडामेंटल्स को दाव पर लगाकर सिर्फ इसलिए कि उसने अर्ली इलेक्शन में जाना है या लेट इलेक्शन में जाना है, इलेक्शन बजट के नाम के ऊपर पाकिस्तान की जो ओवरऑल इकोनॉमिक सोवरेनिटी है उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। फैसल सब्ज़वारी ने बताया कि डैमेजेस माफ करने से मुतालिक समरी ECC में भेज चुका हूँ। ECC जो है हमारी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट,
اس کو منسٹری آف میری ٹائم افیئرس کی طرف سے یہ سمری جا چکی ہے کہ ہم کراچی پورٹ ٹرسٹ اور پورٹ قاسم کے یہ چارجز ویو آف کر رہے ہیں. ECC نے اپروو کرنا ہے اس کو اور کیبنٹ میں بھیجنا ہے, کیبنٹ سے اپروو ہو جائے گی, یہ میری ذمہ داری ہے وہاں پر. تقریب سے خطاب میں ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سیما کامل نے کہا کہ سیاسی مصائب کے باعث ملکی معیشت کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے. And perhaps I think the most important is demographics. Pakistan has a rising youth bulge, which of course is an immense opportunity, but we also have to remember that it is a very formidable challenge. Are the youth able, and have we served them well, to be ready for the future? Do we have jobs to give them? Do we have proper nutrition to give them? Many people talk about this, but we have to work. پاکستان لیڈرشپ کنورسیشن میں ملکی ممتاز کارپوریٹ سیکٹرز کی شخصیات نے معاشی حکمت عملی کو بہتر بنانے پر تبادلہ خیال کیا. کیمرامین سجاد رئیس کے ہمراہ بسیم افتخار, سٹی 21 نیوز. کراچی میں وفاقی ادارے نیشنل کونسل آف آرٹس میں باقاعدہ طور پر کام شروع کر دیا گیا ہے. PNCA سندھ چیپٹر کے فنپاروں کی نمائش کا افتتاح وفاقی سیکرٹری برائے نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر فرینا مظہر نے کیا. تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عاجز جمالی سے. دیکھیے اس وقت ہم پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کی بلڈنگ میں ہیں اور یہاں پہ ایک نمائش ہو رہی ہے. یہاں پہ مختلف فن پارے رکھے گئے ہیں جن کی باقاعدہ فیڈرل سیکریٹری نے افتتاح کیا ہے, اس دفتر کا بھی افتتاح کیا ہے اور اس جو فن پاروں کی نمائش ہے. تو میرے ساتھ فرینا صاحبہ موجود ہیں جو فیڈرل سیکریٹری ہیں نیشنل ہیریٹیج, اور PNCA کے روح رواں ہیں یہاں کے جو ایوب جمالی صاحب. میڈم کیا کہیں گی اسپیشلی آج کا جو یہ ایونٹ ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں یہ ہم بڑا پراؤڈلی جو اپنا PNCA کی برانچ آفس جو برانچ کراچی کی ہے اس کا ایگزیبیشن پہلی دفعہ ہم نے کی ہے. یہ کچھ عرصہ پہلے ہمیں ملا تھا یہ بلڈنگ, لیکن اس کو کافی مرمت کی ضرورت تھی. اب اس کی رینوویشن کے بعد یہ اس قابل ہو گیا کہ اس میں اب ایگزیبیشنز وغیرہ ہم لگا سکتے ہیں. تو 16 ڈفرینٹ آرٹسٹ نے اس میں پارٹیسپیٹ کیے, فن پارے رکھے ہیں, اسکلپٹرز بھی ہیں, پینٹرز بھی ہیں, سیرامک کا کام ہے, یہ جو چھوٹی منیچر پینٹنگز ہیں وہ بھی ہیں. تو یہ شروعات ہیں, آگے انشاءاللہ اس سے بھی بہتر ہوگا. یہ PNCA کراچی 1972 سے ایگزسٹ کر رہا ہے, لیکن پھر وقت حالات کے ساتھ اس طرح ہوا, لیکن ہم نے پھر اس کو دوبارہ ریوائیو کیا ہے اور میڈم سیکرٹری کی مہربانی, انہوں نے ہمیں یہ اسپیس دیا اور انکریج کیا. اس کی رزلٹ یہ ہے کہ آج ہم ایک پہلی ایکٹیویٹی کراچی کر رہے ہیں. بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ نیشنل میوزیم اور یہاں پہ موجود جو پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کا دفتر ہے ان کو متحرک کیا جائے گا, سرگرم کیا جائے گا. کچھ عرصے سے یہاں پہ اس نیشنل میوزیم میں بھی خاموشی تھی, جیسے میڈم نے فرمایا کہ اس کو دوبارہ سے اثر نو متحرک بھی کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ سرگرمیاں بھی جاری رہیں گی. جی. نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹ میں 4 روزہ ضیاء محی الدین فیسٹیول اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے. پہلے روز ضیاء محی الدین کی تیار کردہ ڈاکیومنٹری کی اسکریننگ بھی کی گئی. مزید جانیں گے راہیل بیگ سے. بالکل, ضیاء محی الدین صاحب کی یاد میں ناپا میں 4 روزہ فیسٹیول جاری ہے جس کا نام ضیاء محی الدین فیسٹیول ہے, جس اسٹوڈنٹس بڑی تعداد میں موجود ہیں. ان سے محبت کرنے والوں کی بھی آمد کا سلسلہ جاری ہے. فیسٹیول کے پہلے روز مختلف سیشنز منعقد کیے گئے جس میں ضیاء محی الدین کی تیار کردہ ڈاکومنٹریز دکھائی گئیں, اور اب سے کچھ دیر کے بعد جو سیشن منعقد کیا جا رہا ہے اور اس پہ اظہار خیال کے لیے بھارتی اداکار نصیر الدین شاہ بھی آن لائن شریک گفتگو ہوں گے. یہاں پر ناپا کے اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی جانتے ہیں. جی کیا کہیں گے, آج کا فیسٹیول کا پہلا روز تھا, اس طرح کے فیسٹیول سے کیا کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو فیسٹیول جو منعقد کیا گیا یہاں پہ وہ ایک ان کی یاد کے طور پر ہے کہ جو وقت وہ ہمارے ساتھ گزار کے جا چکے ہیں, جو خدمات ہیں ہمارے لیے ان کو یاد رکھا جائے. فیسٹیول تقریباً 4 روزہ ہے جس کے اندر ان کے ڈفرینٹ پلیس جو وہ ڈائریکٹ کر چکے ہیں وہ دکھائے جا رہے ہیں. ان کے لائف پہ جو ڈاکیومنٹری بنی ہے وہ دکھائی جا رہی ہیں. کچھ دیگر جو لوگ ہیں ان سے وابستہ وہ آ کے بات کر رہے ہیں, ان کے تجربہ شیئر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. میجرلی تو یہی ہے فیسٹیول کا مقصد. اور دوسرا مقصد, اہم مقصد جو یہ ہے کہ ان کی جو خدمات ہیں, جو وہ کام کرنا چاہتے تھے تھیٹر کو لے کے, اس کو زندہ رکھا جائے. وہ جو زبان کے لیے ان کا جو محنت ہے, مشقت انہوں نے جو کی ہے, اس زبان کو زندہ رکھا. جب تک وہ زندہ رہے گی, تھیٹر زندہ رہے گا ہمارے ہاں, وہ زبان زندہ رہے گی, تو ضیاء صاحب ہمارے ساتھ زندہ رہیں گے. بالکل جی, اس فیسٹیول کا مقصد بھی یہی ہے جو ان کا کام ہے انہیں شوکیس کیا جائے, نئے آنے والے اس سے کچھ سیکھ سکیں اور ان کو خراج عقیدت
और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।